sir to come forward and give the lecture. Thank you, sir. So please, over to you. Thank you. नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि कोल का जो यूज़ है, कितने तरह से कोल हम यूज़ कर सकते हैं। जनरल कंसेप्ट है कि कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, बर्निंग के काम में आता है ना। और जो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं माना जाता है, सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूशन किसी से होता है व्हेन वी बर्न कोल, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती है। तो हम आज का टॉपिक में दो चीज़ हम रखे हैं। एक जहाँ साहब ने कहा था कोल बेड मीथेन के ऊपर एक ये करने, और कुछ हम बात करना चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सबसे अभी बर्निंग टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग जरूर इसमें सिलेबस में है, इसके ऊपर कुछ पढ़ाई होती है ना ग्लोबल वार्मिंग, तो उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लें, क्या है अभी पोजीशन और क्यों कोल बेड मीथेन को क्यों इसके बारे में सोचा गया। तो पहला है ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड फेसिंग टुडे। ये मालूम होगा, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके कारण कितनी तकलीफ हो रही है, जिसका असर हम लोग रांची में भी फील कर रहे हैं। जिस समय बारिश नहीं होने का मौसम होता है, उस समय बारिश यहाँ हो रही है। तो ये सब जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसके लिए पूरे दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसके कारण होती है? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जब कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाता है, उसके कारण जो एनर्जी सन से आती है वो ट्रैप होकर रह जाती है। इट इज़ नॉट रेडिएटेड बैक टू द स्पेस, अर्थ से बाहर नहीं निकल पाता है, और जिसके कारण पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है। और उसका असर जो है वो बहुत ही जो प्रभाव जो हम लोग देख रहे हैं, और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो नॉर्मली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मेनी ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब जो हैं, ये सब दीज आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस जिनकी मॉनिटरिंग होती है, और उसके बारे में कंट्रोल करने के बारे में, उपाय करने के बारे में चर्चा हो रही है। द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम यूनिट मानते हैं CO2 का 1, एंड फॉर कंपैरिजन दूसरे गैसेस का क्या पोटेंशियल है वो उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ ए गैस कितने समय तक वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसका वार्मिंग का, वो सब का अलग अलग है गैस का, है ना। तो जनरली द पीरियड कंसिडर्ड इज 100 ईयर्स। ओवर ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स क्या किसका पोटेंशियल क्या है। तो CO2 का मोर देन 100 ईयर्स है, मीथेन का कम है, सबसे कम है मीथेन का, अबाउट 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद ये डिके कर जाता है, इट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये है दिस चार्ट, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसमें CO2 का 1 है ओवर ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, मीथेन का जैसे 28 है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, नाइट्रस ऑक्साइड का 265, और जितने ये हैं CFCs, इनका
देख लो कितना ज़्यादा है, इतने साल तक ये एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। और इनका इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा रहा है जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। और ये सब गैसेस जो हैं ये सब मोस्टली हमारे रेफ्रिजरेशन वगैरह के काम में आते हैं। रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ और कंट्रोल भी हुआ है। एक समय अंटार्कटिका में का जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी ब्रेक होना शुरू हो गया था और जिसके कारण इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत बढ़ गया था। लेकिन पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर इस पर काफ़ी कंट्रोल किया गया। इन गैसों का प्रचलन को बहुत कम किया गया रेफ्रिजरेशन वगैरह के लिए, और जिसके कारण अभी फिर से ओजोन लेयर का रिपेयरिंग शुरू हो गया है एक तरह से। लेकिन बहुत ही हार्मफुल है फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ग्रीन हाउस गैस तो है ही, उससे ज़्यादा खतरनाक इनका इम्पैक्ट है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। तो जो एडवर्स इफेक्ट है जो अभी तक हम लोग देखे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, तो लास्ट सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग के कारण करीब 17 सेंटीमीटर राइज हुआ है इन द सी लेवल। अगर सी लेवल राइज करता है तो क्या होगा, उसके जो कंटिनेंट्स हैं आसपास के वो सबमर्ज करने का खतरा उनका बना रहता है। अभी एक स्टडी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रोल नहीं हुआ तो बॉम्बे वगैरह शहर जो हैं वो सब हो सकता है आने वाले 50 साल में वो डूब जाएं। ये खतरा है। बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के भी, उनके ऊपर भी खतरा है, लाइक बॉम्बे, चेन्नई, ये सब। तो अभी क्या है, ये एम रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को राइज जो है इट शुड बी कंटेन्ड बिटवीन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए। अगर ये राइज होगा तो इस पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है यह पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हमने लिखा है। एक्सटिंक्शन ऑफ 20 to 30% ऑफ द एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि हिमालयन ग्लेशियर्स भी काफ़ी मेल्ट करना शुरू कर दिए हैं। इस सबका इफेक्ट पड़ते ही होगे, तुम लोग न्यूज़ में आता रहता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, increase in rain and snowfall in cold climate countries, and decrease in rainfall in warm and temperate countries. Just reverse इसका impact हो रहा है। अब जितने डेजर्ट्स हैं वहाँ पे खतरा है कि डेजर्ट्स की जगह वहाँ पे हो सकता है कि आइस वगैरह बनना शुरू हो जाए, वहाँ का टेम्परेचर इतना ये हो जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी ग्लोबली चर्चा होती है, और ये IPCC की रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल ये है ऑर्गेनाइजेशन है IPCC। इसने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट इसकी आई है जिसका कहना है कि टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशंस, ये एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशंस क्या होता है, व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक, कुछ है इसमें पता? जो मैन मेड है, मैनमेड एक्टिविटीज़ से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो GHG एमिशंस होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। तो उसमें कंटिन्यूअस राइज हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 210 to 19। अगर हम कंपेयर करें प्री जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उससे कंपेयर करें तो आज के समय में 1850 से लेके बहुत ज़्यादा राइज कर गया है CO2 का एमिशन और कंसंट्रेशन। तो वो हम ये कुछ है इसमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, डिफरेंट गैसेस का क्या परसेंटेज है वो यहाँ पर है। कार्बन डाइऑक्साइड का करीब 65% कंट्रीब्यूशन है एमिशंस जो हो रहा है अभी उसमें।
मीथेन का 16% है, नाइट्रस ऑक्साइड का वैसा ही 8% है या 6% है। तो ये है कि कितना ज़्यादा हमारा ये हो रहा है। और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली हम लोग से रिलेटेड है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोटेक्शन के लिए 25%, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अदर लैंड यूज से 24%, ट्रांसपोर्टेशन का 14%, इंडस्ट्रीज से 21%। ये सब डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर से GHG एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये चार्ट दिखा रहा है कि कितना राइज किया है ग्लोबल एमिशंस। जिस समय 1900 का लेवल देखो और आज का लेवल 2014 का, बिल्कुल ये ग्राफ सीधा बढ़ता जा रहा है। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके कारण ग्लोबल कार्बन का कंट्रीब्यूशन आज का लेवल कहाँ पहुँच गया, मोर देन 10,000 टन के करीब आ गया है। इसमें इधर होगा ग्लोबल नेट एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशंस अभी करीब 60 गीगाटन कार्बन इक्विवेलेंट था इन 2019, 59 गीगाटन्स, और 10 साल में ये 54% करीब इंक्रीज हुआ है 90 के लेवल से। तो इसको कंटेन करने के लिए रेगुलर चर्चा हो रही है। और कंट्री वाइज अगर हम देखें जो कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा देश भी है और सबसे ज़्यादा अब तो हम लोग खैर चाइना के करीब हम लोग का पॉपुलेशन भी पहुंच रहा है, तो चाइना का कंट्रीब्यूशन है करीब 30%, यूनाइटेड स्टेट्स का 15%, इंडिया का 7%। ये कंट्रीब्यूशन है कंट्री वाइज अगर हम देखें GHG एमिशंस। अगर हम इसका कंसंट्रेशन ppm में मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन CO2 का, तो 1960 में ये करीब 320 से कम था, 320 ppm पर मिलियन, और आज वो करीब करीब 412 ppm है 2020 का ये फिगर है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, ग्राफ हम देख रहे हैं सीधा ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। 1850 से भी इसमें एक ग्राफ है, 1850 से लेकर 2000 तक का। इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम लोग मानते हैं बेंचमार्क 1850, 1850 के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ विश्व में। तो उस समय जो लेवल था वो लेवल था करीब 270-280 के आसपास माना जाता है उस समय का लेवल, और आज हम लोग 412 के करीब पहुंच गए हैं। तो ये है ppm में कंसंट्रेशन। तो अब इसके लिए अभी लास्ट ईयर अभी भी एक 27th COP27 भी हुआ है, यूएन की बॉडी है जो रेगुलर मीटिंग करती है कि कैसे इसको हम लोग कम करें। तो लास्ट मीटिंग हुई थी यूके में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं ग्लासगो में, और इसके चेयरमैन एक इंडियन ओरिजिन के ही डॉक्टर आलोक शर्मा, वो इसके चेयरमैन थे इस कमेटी के हैं। तो वो इंग्लिश अभी वहाँ के सिटीजन हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं, वो इसको चेयर कर रहे थे। ये ग्लासगो में जो ये मीटिंग लास्ट मीटिंग हुई फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 13 नवंबर।
तो इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए। इसमें करीब 120 वर्ल्ड लीडर्स आए एंड अबाउट 40,000 पार्टिसिपेंट्स इसको अटेंड किए, इस कॉन्फ्रेंस को। करीब 194 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए हुए थे। तो ये तो शो करता है कि पूरी दुनिया जो है कंसर्न है अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, कैसे इसको कंटेन किया जाए, मिटिगेट किया जाए। और इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए। पहला है ये सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो एमिशंस बाय मिड सेंचुरी एंड कीप 1.5 डिग्रीज विद इन रीच। इससे हम ज़्यादा नहीं बढ़ने हैं। ये सबका ये शुरू से रहा है, जब से इस पर चर्चा हो रही है 1994-95 के करीब से, तब से यह है कि इससे ज़्यादा राइज नहीं होगा। और अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल हैबिटेट्स। अब इसका असर जो हमारे इकोसिस्टम पे पड़ रहा है, उसके लिए फंड की भी, पैसे की भी ज़रूरत होगी। तो इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने फंड की भी बात की है कि 100 बिलियन एवरी ईयर वो लोग देंगे। टू डिलीवर ऑन फर्स्ट टू गोल्स, developed countries must make good on their promise to mobilize at least 100 billion in climate finance per year from 2020. तो 100 बिलियन ये देंगे जो डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको फाइनेंस करने की बात है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो देंगे। इस कि कैसे वो लोग भी करें, क्योंकि इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। अगर कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, बहुत सारे जिसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको हम लोग पूरे विश्व का, क्योंकि ये कोई समस्या एक कंट्री की नहीं है। आज अगर एमिशंस यहाँ इंडिया में होता है तो इसका असर सारे ग्लोबली होता है, या कोई एक्टिविटी चाइना में होती है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो इट इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम। इट कैन नॉट बी कंटेन्ड बाई ओनली फ्यू कंट्रीज। एवरी कंट्री शुड पार्टिसिपेट इन मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल एमिशंस। और इंडिया का जो स्टैंड रहा है, इसमें जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। इंडिया का भी कमिटमेंट्स है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये कमिट किया है, जो यहाँ पे है, टू रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये उनका एक कमिटमेंट इंडिया का है। दूसरा है 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या हुए, जैसे मालूम है तुम लोगों को भी, मस्ट बी नोइंग, सोलर हुए, विंड हुए, ये सब हैं जो इसको हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। और रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। ये कमिटमेंट इंडिया ने दिया। हर कंट्री ने अपना कमिटमेंट्स दिया है यूएन को। इसमें इंडिया का ये 5 मेजर कमिटमेंट्स है। अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। 2070 तक एमिशंस को नेट जीरो कर देना है। कैसे करेंगे कि हम एनर्जी जो है रिन्यूएबल्स को बढ़ाते जाएंगे। अभी का भी हम बतलाएंगे कि अभी का क्या है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री का एक है स्लोगन, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमें वो लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबों को वो अपनाना चाहिए लाइफ स्टाइल जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। वो उन्होंने एक शब्द में दिया है। अभी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो बढ़ता जा रहा है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ पावर सेक्टर। हर चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत है। कोई इंडस्ट्री हम लगाते हैं उसके लिए भी नीड पावर। घर में पावर की ज़रूरत खपत बढ़ते जा रही है। तो अभी का जो है हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो है 4,000 कितना है 4,07,797 मेगावाट या 407 गीगावाट। दिस इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और ये जनरेशन जो होता है वो डिफरेंट सेक्टर से होता है। कुछ हैं जो सेंट्रल सेक्टर के हैं, जैसे एनटीपीसी वगैरह जनरेट करती है पावर, दैट इज इन द सेंट्रल सेक्टर। कुछ स्टेट सेक्टर के हैं
स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना पावर जनरेशन के यूनिट्स हैं, और फिर है प्राइवेट सेक्टर। तो ये लगभग बराबर है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इट इज 50-50। अब इसमें फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा जो कल्प्रिट माना जाता है, वो माना जाता है फॉसिल फ्यूल को। और फॉसिल फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 57.9% इन पावर जनरेशन, और उसमें कोल का परसेंटेज है 50%, सिर्फ कोल का। तो अगर इसको हम कम करें और रिन्यूएबल को बढ़ाएं तो इससे जो एमिशंस हो रहा है वो हमारा कम होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का है कि हम रिन्यूएबल का 50% हम पहुंच जाएं, और 2070 तक हम टारगेट रखें कि हम इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। तो ये है। और नॉन फॉसिल फ्यूल से जो जनरेशन है वो आज के डेट में है 42.1%, जिसमें डिफरेंट इसका दिया हुआ है। हाइड्रो पावर करीब 11.5% है, सोलर पावर का कंट्रीब्यूशन 14.9% है, विंड पावर का 10.2% है, बायोमास का 2.5% है। तो इस तरह का अभी ये डाटा, ये एकदम करेंट डाटा है, ये 30 सितंबर 2022 का डाटा है। ये हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो इसको हमको बढ़ाना है। जो 42.1% है, इसको अगर हम 100% कर दें तभी हम जीरो एमिशन अचीव करेंगे फ्रॉम दिस सेक्टर। तो गवर्नमेंट का और सबका ये प्रयास है कि इसको हम बढ़ाते चलें। अब ये क्या है, क्यों कहा जाता है कि कोल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है? इसका कारण ये है, एवरेज CO2 एमिशंस पर मेगावाट जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उससे कोल से 920 kg CO2 का जनरेट होता है। अगर हम कोल से प्रोड्यूस करें 1 मेगावाट बिजली तो 920 kg CO2 जनरेट होगा, एमिट होगा। अगर हम ऑयल से करें तो 583 होगा, और गैस से करें तो 452 होगा। इसीलिए जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा बेटर माना जाता है कंपेयर टू कोल, है ना। लगभग डबल है कोल से जो एमिशंस होता है CO2 का, अगर हम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं। तो ये है, इस पर कुछ है तुम लोगों को पूछना या समझना? GHG एमिशंस या जो भी है ये बाद में हम लोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग कोल बेड मीथेन के ऊपर। अब कोल का क्या है, जैसे ये बात हमेशा अभी उठ रही है, पढ़ते भी हो गए तुम लोग, कोल का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा कुछ साल के बाद, है ना। लेकिन कोल एक ऐसा मिनरल है जिससे हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पावर जनरेशन में ही उसका यूज होता है। अब ये सब इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ कोल का उपयोग है। पावर जनरेशन तो है ही, मेजर